संदर्भ 2 जिल्द 20 प्रकरण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रसंग द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन प्यूबर्टी। एक वयस्क चूहे की पिट्यूटरी निकालकर उस स्थान पर एक नवजात चूहे की पिट्यूटरी की कलम लगाई गई तो वह वयस्क चूहे की पिट्यूटरी की तरह जनन ग्रंथियों के प्रवर्तक स्राव छोड़ने लगी। नवजात चूहे की पिट्यूटरी का वयस्क पिट्यूटरी जैसा काम करने लगना यह प्रकट करता है कि जनन ग्रंथियों को क्रियाशील करने वाला वास्तविक मूल कारण पिट्यूटरी नाम के अंग की परिपक्वता नहीं है, बल्कि उस जीव की एक विशेष उम्र है जिस जीव में वह अंग रोपा गया है। पिट्यूटरी मात्र एक माध्यम है। वयस्क चूहे पर किया गया यह अनुसंधान इस मान्यता का पोषण करता है कि युव सुलभ हार्मोनों को स्रावित कराने में मुख्य भूमिका जीव की वह उम्र निभाती है जिसमें अतिशक्ति के अधिक बनने की संभावना होती है। अतिशक्ति के विषय पर विस्तृत चर्चा हम पहले प्रकरण के दूसरे भाग में कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक अंग के रूप में सर्वत्र मान्यता मिली हुई है। हाइपोथैलेमस संबंधी जानकारी में हम केवल इतना और जोड़ना चाहते हैं कि यह अंग ताप के उस प्रकार का भी नियंत्रक है जो न तो स्पर्श से ज्ञात हो सकता है, न ही जिसे स्वेद ग्रंथियां वाष्पीकरण द्वारा उड़ा सकती हैं। इस जानकारी में हम यह भी जोड़ना चाहते हैं कि अतिशक्ति रूपी ताप के निष्कासन का केंद्र भी वही अंग है जिसे शरीर विज्ञान हाइपोथैलेमस का काम संबंधी केंद्र मानता है। इस काम केंद्र के विषय में शरीर विज्ञान की यह मान्यता भी विचारणीय है कि इस भाग को दीप्त करने से शरीर में जो ताप उपजता है वह कभी कभी देर तक बना रहता है। प्रस्तुत प्रकरण प्रसंग हाइपोथैलेमस। इस विवरण से यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि हाइपोथैलेमस से जनन ग्रंथियों की श्रृंखला के स्राव अतिशक्ति के निष्कासन के मात्र उपकरण है। उनकी वास्तविक प्रेरक शक्ति अतिशक्ति की विस्फोटक मात्रा है। इस विस्फोटक मात्रा की तुलना उस भाप से की जा सकती है जो भाप इंजन के विशेष कंटेनर में घनीभूत होती है और निष्कासन का मार्ग खोजती है। यह घनीभूत भाप निष्कासन के समय कुछ टरबाइनों को चलाने का कारण बन जाती है। मानव शरीर में ऐसे टरबाइन जैसा कार्य हाइपोथैलेमस का काम संबंधी केंद्र करता है और युव सुलभ ग्रंथियों की श्रृंखला को उद्दीप्त करने का कारण बन जाता है, जिसका परिणाम होता है यौन चेतना का उदय। प्रकरण 3 कामुकता क्या है और कैसे है। भाग 1 मानक कामुकता के स्वरूप की तलाश। विचलित कामुकता का विषय। अपनी बात शुरू करने से पहले ब्रिटेनिका के 2 विभिन्न वर्षों में छपे संस्करणों के कुछ अंश प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। ब्रिटेनिका के 1968 के संस्करण में यौन व्यवहार यानी सेक्सुअल बिहेवियर शीर्षक के लेख का आरंभ इन शब्दों के साथ हुआ है। यौन व्यवहार के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनसे नर बीज के मादा अंडे तक पहुंचने की संभावना होती है। संदर्भ 3 जिल्द 20 प्रकरण सेक्सुअल बिहेवियर। इसी संस्करण में विचलित कामुकता यानी सेक्सुअल डेविएशंस लेख का आरंभ इन शब्दों के साथ हुआ है। संदर्भ 3 जिल्द 20 प्रकरण सेक्सुअल डेविएशंस। विचलित कामुकता के अंतर्गत वे काम व्यवहार आते हैं जो सामान्य यानी विषम लिंगी मैथुन का स्थान लेते हैं। इस लेख की अगली पंक्तियों में सामान्य मैथुन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। विपरीत लिंग के लगभग समान आयु के व्यक्ति कामेच्छा से प्रेरित होकर प्रेम पूर्वक संभोग करें और इस संभोग का उद्देश्य मादा को उर्वरा बनाना हो। इसी लेख के आगे विचलित कामुकता के अंतर्गत ये यौन व्यवहार बताए गए हैं। 1 समलिंग गमन यानी होमोसेक्सुअलिटी। 2 सोडोमी
इसके अंतर्गत मुख्य क्रियाएं हैं: मानव गुदा अथवा पशु गुदा में किया जाने वाला शिशन प्रवेश, मुख मैथुन तथा हस्त मैथुन। 3. पशु संग मैथुन, नर या मादा पशु के साथ मानव नर या मानव मादा का काम तुष्टि पाना। 4. पीड़क प्रवृत्ति यानी सैडिज्म। 5. पीड़क सहिष्णु प्रवृत्ति यानी या मैजोकिज्म। 6. लोचन प्रेरित कामुकता या वॉयरिज्म। 7. यौनांग प्रदर्शन प्रवृत्ति या एक्सिबिशनिज्म। मनोकाम विकार का विषय। ब्रिटेनिका की 1985 की आवृत्ति में सेक्स एंड सेक्सुअलिटी शीर्षक के प्रकरण का आरंभ इन शब्दों के साथ हुआ है। संदर्भ 2 जिल्द 27। काम, कामुकता और प्रजनन, ये सब जीव पदार्थ रूपी ढांचे में सघनता पूर्वक गुथे हुए हैं। इन सब का संबंध जीव जाति का विस्तार करना और जीव जाति का बने रहना है। इसके बावजूद कामुकता के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है, न ही प्रजनन के लिए कामुकता जरूरी है। इसी प्रकरण में आगे मानव कामुकता संबंधी उपशीर्षक के लेख का प्रारंभ इन शब्दों के साथ हुआ है। संदर्भ 2 जिल्द 27, प्रकरण सेक्स एंड सेक्सुअलिटी ह्यूमन बीइंग्स। मानव काम व्यवहार को यूं परिभाषित किया जा सकता है: ऐसी कोई भी क्रिया जो अकेले व्यक्ति को दो व्यक्तियों में परस्पर अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के समूह में परस्पर कामोत्तेजना के लिए प्रेरित करे। इस शब्दावली के उपरांत इस परिभाषा की विस्तृत व्याख्या दी गई है, किंतु इस संस्करण में यौन विचलन शीर्षक का कोई लेख नहीं है। समलिंग गमन का प्रसंग इस लेख में आया है, किंतु इस उपाय के साथ असामान्य जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। काम तुष्टि के उन सभी उपायों पर अकारादिक्रम से अलग अलग टिप्पणियां अवश्य दी गई हैं, जिन्हें 1968 के संस्करण में यौन विचलन शीर्षक के अंतर्गत एक साथ लाया जा चुका है। इन अलग अलग टिप्पणियों में पीड़क प्रवृत्ति, पीड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति, लोचन प्रेरित कामुकता तथा यौनांग प्रदर्शन प्रवृत्ति को मनोकाम विकार यानी साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर माना गया है। सोडोमी तथा पशु संग मैथुन के विषय में असामान्य या विचलित शब्द का प्रयोग करने के बजाय उसके कानूनी पक्ष पर अधिक विचार हुआ है। एक ही संदर्भ ग्रंथ की दो अलग अलग वर्षों में छपी अलग अलग टिप्पणियों से यह प्रकट होता है कि पिछले 2 दशकों में कामुकता के विषय में सामाजिक मूल्यों में अंतर आया है। विचलित कामुकता पद का प्रयोग अब कम होने लगा है, किंतु इस पद का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ है। एक स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता। कामुकता के साथ जब हम विचलित और मनोविकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमारे मन में शुद्ध कामुकता या मानक कामुकता का कोई रूप अवश्य होता है। वह मानक कामुकता क्या है? इस प्रश्न का गढ़ा गढ़ाया उत्तर हमारे सामने नहीं है। नया उत्तर गढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि काम अभिव्यक्ति के माध्यम कौन से हैं। काम के प्रजनन पक्ष से अलग रहकर हम इसके भाव पक्ष और आवेश पक्ष पर अब तक विचार करते आए हैं। काम के इसी भाव संबंधी पक्ष को सामने रखकर एक परिभाषा निश्चित करने का यत्न करते हैं। भाग 2 कामाभिव्यक्ति के शरीर क्रियात्मक माध्यम। विषय प्रवेश। ब्रिटिश यौन शास्त्री हैवलॉक एलिस ने कामुकता को स्पर्श का विकसित रूप माना है। वह लिखते हैं, संदर्भ 7, प्रकरण 2, बायोलॉजी ऑफ सेक्स, प्रसंग टच। त्वचा वह आधार है जिस पर सभी संवेदनाओं की बोध क्षमता विकसित हुई है। जहाँ तक कामुकता की संवेदना का प्रश्न है, यह अन्य सभी संवेदनाओं से प्राचीन है और मुख्य बात यह है कि यह सामान्य स्पर्श संवेदना का विकसित रूप है। हैवलॉक एलिस ने एक सही दिशा की ओर संकेत किया है।
किंतु यह विवरण नहीं दिया कि कामानुभूति स्पर्श संवेदना के रूप में कैसे विकसित हुई है। यह सर्वविदित तथ्य है कि मानव शरीर के शिशन मुंड तथा भग्नासा मुंड की स्पर्श संवेदना सबसे अधिक तीव्र है, और यह भी कि काम सुख के साधनों में इन अंगों का महत्व है। कामुकता की कोई भी परिभाषा निश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन माध्यमों पर विचार किया जाए जो स्पर्श संवेदना को तीव्र बनाते हैं। वे माध्यम हैं 1. त्वचा, 2. रक्त, 3. केंद्रीय स्नायु संस्थान, 4. युव सुलभ हार्मोन। पहला अध्याय त्वचा। त्वचा के विषय में शरीर वैज्ञानिक तथ्य। ब्रिटेनिका के अनुसार त्वचा की मुख्य 2 तहें होती हैं। 1. बहिर्त्वचा यानी एपिडर्मिस, 2. अंतस्त्वचा यानी डर्मिस। बहिर्त्वचा 4 या 5 महीन त्वचाओं का संयुक्त रूप है। इसकी सबसे ऊपरी तह सख्त होती है, इसे कवच कहते हैं। इसी प्रकरण और इसी प्रसंग में आगे लिखा है, बहिर्त्वचा की मोटाई सब जगह बराबर नहीं है। जोड़ के स्थानों, हथेली और पांव के तलुओं पर बहिर्त्वचा की मोटाई सबसे अधिक होती है। आंखों के पपोटे, उदर के निचले भाग तथा जनन अंगों के आसपास के स्थानों की तह महीन होती है। अन्य स्थानों पर तह मध्यम प्रकार की होती है। अंतस्त्वचा की 2 तहें होती हैं। इस त्वचा की मोटाई बहिर्त्वचा से अधिक होती है। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार संदर्भ 9, तीसरा खंड, प्रथम अध्याय, प्रसंग अंतस्त्वचा तथा प्रसंग स्पर्शा कुरिका। अंतस्त्वचा स्पर्श संवेदना का मुख्य आधार है। स्पर्श के अलग अलग प्रकारों से संबंधित केंद्र या टैक्टाइल पैपिली और टैक्टाइल कार्पसल्स त्वचा भी इसी तह में स्थित है। रक्त का संचार त्वचा के इसी स्तर तक होता है। अंतस्त्वचा में स्थित स्पर्श संवेदना के बिंदु इस प्रकार हैं: 1. शीत बिंदु, 2. ताप बिंदु, 3. वेदना बिंदु, 4. स्पर्श बिंदु या दबाव बिंदु। अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार संदर्भ 10, जिल्द 2, प्रकरण 14, प्रसंग टच एंड प्रेशर रिसीप्टर्स। होंठ, नाक तथा जबान में स्पर्श संवेदना सबसे अधिक होती है। पेट, पीठ तथा पांव के तलुए के स्पर्श संवेदना सबसे कम होती है। टिप्पणी: स्पर्श संवेदना से हीन अंगों की चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है। नाक की त्वचा का घ्राण संवेदना के उद्देश्य से तथा जबान की त्वचा का स्वाद संवेदना के उद्देश्य से अलग से विकास हो चुका है, अतः इनकी चर्चा भी इस पुस्तक का विषय नहीं है। इससे पहले आंख के पपोटों की त्वचा का प्रसंग आया है। इस अंग का स्पर्श संवेदना की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। यहाँ केवल उन अंगों की स्पर्श संवेदना की चर्चा करेंगे जिनका कामुकता से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है। वे स्थान है होठ, उदर का निचला भाग तथा जनन अंगों के आसपास की त्वचा। इन अंगों का प्रसंगानुसार इसी प्रकरण में आगे विवेचन करेंगे। यौनांगों की त्वचा तथा रंजक कोश। व्यक्ति को काला, गेहुआ या गोरा बनाने का कारण मेलानोसाइट नामक कोश है। ये कोश बहिर्त्वचा की महीन तहों के मध्य होते हैं। शरीर पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा के अनुसार ये कोश सक्रिय होते हैं। वंश परंपरा भी इन कोशों की उत्पत्ति का कारण होती है। जिन इलाकों में धूप अधिक पड़ती है, वहां के निवासियों के गहरे रंग का कारण रंजक कोशों की अधिकता या अधिक सक्रियता होती है। हाथ, बाजू आदि ऐसे अंग जो सामान्यतः लिबास से बाहर होते हैं, उनका रंग लिबास में ढके रहने वाले अंगों की तुलना में अधिक गहरा होता है। सूर्य के प्रकाश का यह नियम शरीर के कुछ अंगों के विषय में टूटता प्रतीत होता है। वे अंग हैं लघु भगोष्ठ, शिशन, अंडकोश थैली, स्तनों का अग्रभाग,
तथा उनका घेरा। ये अंग सामान्यतः लिबास से ढके रहते हैं, फिर भी इनका रंग शरीर के अन्य अंगों की तुलना में गहरा होता है। इसका कारण ब्रिटेनिका में यह बताया गया है। इन स्थानों पर रंजक कोशों की अधिक सक्रियता का उद्देश्य है सूर्य की अति बैंगनी किरणों से इन अंगों का बचाव करना। प्रकृति द्वारा की गई त्वचा की यह सुरक्षा व्यवस्था उस समय की देन प्रतीत होती है जब मानव ने लिबास पहनना शुरू नहीं किया था। यह व्यवस्था इन अंगों के अति कोमल होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। दबाव तथा प्रकाश ऐसे माध्यम हैं जो तन के बाहर से त्वचा पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ रक्त का नाम सामने आता है। ख. दूसरा माध्यम, रक्त। रक्त संबंधी कुछ शरीर वैज्ञानिक तथ्य। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे विषय से संबंधित रक्त संबंधी सूत्र इस प्रकार है। जब व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है तो शरीर में संचारित रक्त की कुल मात्रा का 45 से 50% भाग जिन अंगों में प्रवाहित होता है वे अंग हैं प्लीहा यानी स्प्लीन, यकृत यानी लीवर, अंतस्त्वचा स्थित संवाहक तंत्र यानी सबक्यूटेनियस वस्कुलर नेटवर्क तथा फेफड़े यानी लंग्स। इस मात्रा में से 500 मिलीलीटर रक्त प्लीहा में संचित रहता है जो सामान्य संचार व्यवस्था से एकदम अलग होता है। यकृत तथा अंतस्त्वचा स्थित संवाहक तंत्र नामक क्षेत्र में रक्त की गति शरीर के शेष अंगों की वाहिनियों में संचारित होने वाले रक्त की गति से धीमी होती है। आराम के समय प्लीहा रक्त से भरा रहता है। जब किसी कारणवश गतिमान रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्लीहा संकुचित होकर रक्त की कुछ मात्रा संचार व्यवस्था को दे देता है। प्लीहा के संकोचन की अन्य अवस्थाएं इस प्रकार हैं। 1. रक्त क्षय। 2. वातावरण में दाब की कमी या ऑक्सीजन की कमी। 3. कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैला होने पर। 4. क्लोरोफॉर्म या ईथर एनेस्थीसिया का प्रभाव। 5. इससे मिलती जुलती अन्य अवस्थाएं। अन्य अवस्थाओं में से भाव अथवा आवेश की अवस्था हो सकती है। इस अवस्था का चित्रण एड्रिनल मध्य भाग प्रसंग में किया जा चुका है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग तथा एक स्पष्टीकरण। ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस प्रकरण में आगे लिखा है, जिस समय कोई विशेष शारीरिक तंत्र क्रियाशील होता है तो उस तंत्र से संबंधित अंग की ओर रक्त का संचार बढ़ जाता है, अन्य अंगों की ओर कम हो जाता है। उदाहरणतः आहार को पचाने के समय रक्त का प्रवाह पाचन संस्थान की ओर बढ़ता है। सोच विचार के समय मस्तिष्क की ओर तथा व्यायाम के समय कंकालगत पेशियों की ओर बढ़ता है। सारांश यह है कि जिस अंग का श्रम बढ़ता है उस अंग की ओर रक्त संचार बढ़ जाता है। ताप नियंत्रण में रक्त की भूमिका। ब्रिटेनिका के अनुसार संदर्भ 2 जिल्द 15 प्रकरण ब्लड प्रसंग टेम्परेचर रेगुलेशन। शरीर क्रियात्मक ऑक्सीकरण या उपचयन की प्रतिक्रियाओं के कारण शरीर में अधिक मात्रा में ताप उपजता है। उस ताप को शरीर में समरूप से वितरित करने तथा अतिरिक्त ताप को शरीर से निकालने में रक्त दायित्व निभाता है। ताप विसर्जन की विधि इस प्रकार है। तप्त रक्त अंतस्त्वचा तक प्रवाहित होता है। इस कारण से त्वचा का बढ़ा हुआ ताप वातावरण में विलीन हो जाता है। यह कार्य मस्तिष्क में स्थित अंग हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसी प्रसंग में आगे लिखा है, फेफड़े में मौजूद जल के वाष्पीकरण द्वारा भी ताप का निकास होता रहता है, किंतु यह तभी होता है जब स्वेद ग्रंथियों की ओर से पर्याप्त मात्रा में उन्हें जल प्राप्त होता रहता है। इस जानकारी के आधार पर हम मास्टर्स एंड जॉनसन के कुछ अनुसंधानों का निष्कर्ष देने का अवसर देखते हैं। मास्टर्स एंड जॉनसन एवं उनके अनुसंधानों का परिचय। मास्टर्स एंड जॉनसन अथवा M&J ने स्त्री पुरुषों की कामुकता की शरीर क्रियात्मक अवस्थाओं पर
अनुसंधान करके कामुकता के 4 सोपान निश्चित किए हैं। वे इस प्रकार हैं। 1. उत्तेजना की अवस्था, एक्साइटमेंट फेज। 2. पठारीय अवस्था या प्लेट्यू फेज। 3. उत्कर्ष अवस्था या ऑर्गेस्मिक फेज। 4. शमन अवस्था या रिसोल्यूशन फेज। एम एंड जे की जोड़ी शब्द कामुकता के स्थान पर काम तनाव पद का प्रयोग करती है। इस जोड़ी द्वारा प्रचारित अन्य पद सेक्स फ्लश का संबंध रक्त और त्वचा से है। काम तनाव की वृद्धि के समय त्वचा से झलकने वाली दमक को एम एंड जे ने सेक्स फ्लश कहा है। इस पुस्तक में हम उस परिवर्तित अवस्था को काम दमक कहेंगे। एम एंड जे के अनुसंधानों के सार की प्रथम पुस्तक ह्यूमन सेक्सुअल रेस्पॉन्स में सेक्स फ्लश के विषय में लिखे प्रसंग का सार इस प्रकार है। संदर्भ 13, प्रकरण 3, 11, 17, प्रसंग सेक्स फ्लश। काम तनाव के आरंभ से उत्कर्ष अवस्था तक स्त्री पुरुषों की त्वचा के एक बड़े भाग पर यह काम दमक दिखाई देती है। यह दमक स्त्री के शरीर के अधिक व्यापक भाग पर दिखाई देती है, पुरुष के शरीर के कम भाग पर दिखाई देती है। यह दमक स्त्री के शरीर पर पुरुष की अपेक्षा पहले दिखाई देती है और यह भी कि परीक्षित पात्रों में से यह दमक 75% स्त्रियों के शरीर में दिखाई दी है तथा 25% पुरुषों के शरीर पर दिखाई दी है। वातावरण का ताप भी इस दमक को प्रकट करने में सहायक होता है। वह यूं कि गर्म वातावरण में इस दमक के दिखने की संभावना अधिक है, ठंडे वातावरण में कम है। टिप्पणी: काम दमक संबंधी ये निष्कर्ष सिद्ध करते हैं कि कामुकता की प्रारंभिक अवस्था से उत्कर्ष की अवस्था तक शरीर में जो ताप उत्पन्न होता है वह त्वचा के माध्यम से वातावरण में विलीन होता है। वातावरण यदि ठंडा हो तो त्वचा से निकले ताप को वातावरण सोख सकता है। इससे काम दमक के दिखने की संभावना घट जाती है। गर्म वातावरण में ताप सोखने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए यह दमक स्पष्ट हो सकती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के शरीर पर यह दमक अधिक क्यों होती है, इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है। अनुमान है कि इसका संबंध बहिर्त्वचा की महीनता से है। यह काम दमक इस पर भी निर्भर हो सकती है कि व्यक्ति विशेष के किन अंगों की बहिर्त्वचा अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कितनी महीन और कितनी पारदर्शक है। स्त्रियों के शरीर के अधिक व्यापक क्षेत्रफल पर इस काम दमक का दिखना यह संकेत देता है कि स्त्रियों की त्वचा का अधिक भाग रक्त के संचार से प्लावित रहता है। दूसरे शब्दों में, स्त्रियों के शरीर का अधिक व्यापक भाग स्पर्श संवेदना ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। तीक्ष्ण स्पर्श संवेदना के बोधक अंग। त्वचा के निकट रक्त की अधिक सघनता स्पर्श संवेदना को बढ़ा देती है। जिन अंगों की बहिर्त्वचा महीनतम होती है, उन अंगों की स्पर्श संवेदना अधिक बढ़ती है। यदि महीन त्वचा वाले अंगों में उन्नायक टिश्यूओं यानी इरेक्टाइल टिश्यू की तथा रक्त सोखने की व्यवस्था भी साथ हो तो उनमें रक्त का भराव बढ़ जाता है, जिससे महीन बहिर्त्वचा महीनतम रूप धारण कर लेती है। ऐसी महीनतम त्वचा पर होने वाला सामान्य स्पर्श भी तीव्र स्पर्श की अनुभूति देता है। पुरुष के शिशन मुंड तथा स्त्री के भग्नासा मुंड की महीन त्वचा और उनमें अधिक रक्त समा सकने की क्षमता इन अंगों की स्पर्श संवेदना को तीक्ष्णतम बनाती है। शिशन की स्थिति मुख्य धड़ से बाहर होने के कारण उसमें रक्त का भराव स्पष्ट दिखाई देता है। भग्नासा तंत्र में रक्त के भराव की व्यवस्था धड़ के भीतर होती है, उसका भराव दिखाई नहीं देता, किंतु भग्नासा मुंड की स्पर्श संवेदना पूरे स्त्री यौनांग में तीक्ष्णतम मानी गई है। M&J के परीक्षणों के कुछ अन्य ऐसे निष्कर्षों का सार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका त्वचा और रक्त से सीधा संबंध है। संदर्भ 13, प्रकरण 6, भाग 1 तथा प्रकरण 17, टेबल 2, प्रसंग लेबिया माइनोरा। उत्तेजना की पहली से तीसरी अवस्था के मध्य योनि क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होते हैं। इनमें लघु भगोष्ठ की मोटाई तथा व्यास का बढ़ना तथा इस अंग के रंग का गहरा होना उल्लेखनीय है। M&J ने इस परिवर्तित रंग की अवस्था को सेक्स स्किन नाम दिया है। कामुकता की आरंभिक तीनों अवस्थाओं में योनि मार्ग में भी परिवर्तन होता है।
वह यह कि योनि मार्ग का आरंभिक 1/3 भाग फूलता है। फूलने वाले इस भाग को M&J ने कामोत्कर्ष का धरातल कहा है। स्त्री के स्तनों के अग्रभाग को विशेष स्पर्शग्राही अंग के रूप में प्राचीन काल से माना जाता है। M&J ने अपने परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि काम तनाव की आरंभिक 3 अवस्थाओं में स्तनों की पुष्टता बढ़ती है और स्तन के अग्रभाग की पुष्टता अधिक स्पष्ट होती है। संदर्भ 13 प्रकरण 3 प्रसंग द ब्रीस्ट्स। यह लक्षण इस अंग में रक्त के अतिरिक्त भराव का परिचायक है। M&J के परीक्षणों के अनुसार कामुकता की इन्हीं 3 अवस्थाओं में कुछ पुरुषों के स्तनों में परिवर्तन होते हैं, किंतु ये परिवर्तन इतने स्पष्ट नहीं होते जितने स्त्री के होते हैं। संदर्भ 13 प्रकरण 17 प्रसंग दी ब्रीस्ट। यह इस तथ्य को दोहराने का अवसर है कि जिन अंगों को सूर्य की अति बैंगनी किरणों से बचाने की व्यवस्था का जिक्र पहले आया है, प्रस्तुत प्रकरण का यही भाग प्रसंग त्वचा, यौनांगों की त्वचा तथा रंजक कोश, उन्निशिशन, लघु भगोष्ठ तथा स्तनों के अग्रभाग का नाम भी है। यौनांगों में रक्त आपूर्ति की व्यवस्था। यौनांग की स्थिति श्रोणि प्रदेश यानी पेल्विस जोन में तथा उसके आसपास है। इन अंगों को रक्त पहुंचाने वाली गौड़ धमनी पुंडेडल है। इसे कुछ लोग मूलाधार धमनी भी कहते हैं। इस गौड़ धमनी का प्लावन क्षेत्र है रानों का ऊपरी भाग, अंडकोश, भग क्षेत्र, योनि क्षेत्र तथा गुदा। संदर्भ 16 प्रकरण टेबल ऑफ आर्टरीज। यह गौड़ धमनी इलियक नामक मुख्य धमनी की शाखा है। यह मुख्य धमनी नितंब, श्रोणि क्षेत्र तथा शरीर के निचले अंगों को रक्त पहुंचाती है। प्रश्न उठता है कि यौनांग तथा स्पर्श संवेदना युक्त अंगों को कामोत्तेजना के समय यह अतिरिक्त रक्त मिलता कहां से है? इस प्रश्न के अनेक संभावित उत्तरों में से एक यह है कि कुछ रक्त पाचन संस्थान आदि ऐसे अंगों से आता है जिनका कार्य उस समय स्थगित होता है और कुछ प्लीहा नामक रक्त भंडार से। रक्त के स्थान परिवर्तन का कारण इस सूत्र में निहित है कि जिस अंग का श्रम बढ़ता है उस अंग की ओर रक्त का संचार बढ़ जाता है, अन्य अंगों की ओर कम हो जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि स्पर्श, दबाव तथा घर्षण त्वचा पर होने वाली श्रम की विभिन्न अवस्थाएं हैं।